हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के टू फॉर्म्स होते हैं, एक उसका स्केलर फॉर्म्स होता है और दूसरा उसका वेक्टर फॉर्म्स होता है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे उसका स्केलर फॉर्म। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई भी कंडक्टर है या कोई भी सर्किट है और उस कंडक्टर या उस सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उसको यहाँ पे विभवांतर देते हैं, तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है जिससे कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ओम्स ने हमको बताया कि यदि किसी सर्किट या किसी कंडक्टर की जो भौतिक स्थिति है, फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर है, तापक्रम है, ये कांस्टेंट है, तो उस कंडक्टर के किसी भी भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उस भाग में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ओम्स ने हमको बताया कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के प्रत्येक भाग में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उस भाग में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलता है और इस कांस्टेंट को R से शो करते हैं, और ये कांस्टेंट है, नियतांक है, जो कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि V/I, यानी कंडक्टर के इस भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और इस भाग में फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो है वो हमेशा एक होता है, यहाँ पे कांस्टेंट यानी नियतांक होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखें कि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, यदि करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वोल्टेज में होने वाला ड्रॉप भी चेंज होगा। करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा। सपोज मान लीजिए ये एक्सिस यहाँ पे करंट की वैल्यू को शो कर रहा है और ये एक्सिस यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो वोल्टेज भी इसमें 0 रहेगा। यदि करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर तो वोल्टेज की वैल्यू सपोज मान लीजिए 1 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू को 2 एम्पियर करने पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ के 2 वोल्ट हो जाएगा। करंट की वैल्यू को 3 एम्पियर करने पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़कर 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखें कि जब करंट की वैल्यू थी 1 एम्पियर तो वोल्टेज ड्रॉप था 1 वोल्ट, इनका रेशियो आएगा 1। जब करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो गया 2 वोल्ट, इनका रेशियो फिर 1 आएगा। और यदि करंट की वैल्यू हुई 3 एम्पियर तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो गया 3 वोल्ट, इनका रेशियो आया 1। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा आपको मिलेगा एक कांस्टेंट, एक नियतांक रहेगा। तो जब इस ग्राफ में इनके कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं, इनके निर्देशांक को मिलाते हैं और इनके निर्देशांक को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सरल रेखा मिलती है। तो इस प्रकार का जो सर्किट होता है, इस सर्किट को बोलते हैं लीनियर सर्किट, रेखीय परिपथ इसको बोला जाता है। तो ओम्स लॉ जो होता है ये लीनियर सर्किट रेखीय परिपथ में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब यदि देखें कि ये जो लीनियर सर्किट यहाँ पे है, ये जो ग्राफ यहाँ पे हमको मिला है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो ढाल है वो इस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है और ये वैल्यू यहाँ पे करंट को शो कर रही है और ये परपेंडिकुलर जो है, लंब जो है, ये वोल्टेज की वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू हमको मिलती है tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो जो स्लोप होता है या ओम्स लॉ जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू टेंजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, स्पर्शज्या वैल्यू होती है, वोल्टेज और करंट का रेशियो शो करती है।
अब यहाँ पे जो ओम्स लॉ है वो किस सर्किट में लागू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओम्स लॉ जो है वो सभी डीसी सर्किट्स में एप्लीकेबल होगा और एसी सर्किट में भी एप्लीकेबल होगा। तो ओम्स लॉ एसी और डीसी दोनों सर्किट में एप्लीकेबल होता है, लेकिन एसी में केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ही एप्लीकेबल होता है। यदि सर्किट में इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होंगे तो उस सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि ओम्स लॉ जो है वो केवल लीनियर सर्किट में ही एप्लीकेबल होगा, नॉन लीनियर सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन लीनियर सर्किट या एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में कार्बन रजिस्टर अपन पढ़े थे, तो कार्बन रजिस्टर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जेनर डायोड है, इसमें एप्लीकेबल ये नहीं होगा, सेमीकंडक्टर में आएगा। इसके अलावा इंसुलेटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, वैक्यूम ट्यूब है, डिस्चार्ज लैंप है, थर्मिस्टर पढ़े थे, थर्मिस्टर है। तो इन सब में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये सभी कैसे डिवाइस या एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे नॉन लीनियर हैं, तो इन नॉन लीनियर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि नॉन लीनियर सर्किट्स या डिवाइस में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन इस पोजीशन पे हो या स्ट्रेट लाइन इस पोजीशन पे हो, ये सभी लीनियर हैं और ये सभी सर्किट्स ओम लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि नॉन लीनियर होगा तो वो इस प्रकार से होगा, या तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है, या उसकी वैल्यू इस प्रकार से डिक्रीज होगी, स्ट्रेट लाइन वहां पे नहीं होगा। तो उनको बोलेंगे नॉन लीनियर सर्किट या डिवाइस या एलिमेंट। तो नॉन लीनियर ये हैं, इन सब में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ओम्स लॉ जो है, इस ओम्स लॉ से हमको क्या क्या पता चला, V अपॉन I इज इक्वल टू R और V इज इक्वल टू IR, या करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू V बाई R। तो ये स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। इसके बाद देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सदिश रूप। अभी हमने देखा था ओम के नियम का अदिश रूप, स्केलर फॉर्म, तो उसमें ये रिलेशन हमको प्राप्त हुआ था। तो ये फार्मूला जो है वो ओम के नियम के अदिश रूप का फार्मूला है, स्केलर फॉर्म का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम कब यूज करते हैं, तो हम देखिए यदि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस कंडक्टर के पूरे भाग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। उस कंडक्टर में यहाँ पे करंट फ्लो होती है और उस कंडक्टर की जो ये लेंथ है L, उस लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो कंडक्टर की जो लेंथ है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने देखा था कि प्रोपोर्शनलिटी को ओपन किए थे तो हमारे पास में ये वैल्यू आई थी I इंटू R, और इस R को हम बोले थे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप और करंट में जो रिलेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्केलर फॉर्म का, ओम के नियम के अदिश रूप का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमें बोला जाए कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में हम स्केलर फॉर्म को यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको वहां पे वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको वेक्टर क्वांटिटीज पता होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो यदि हम देखें कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम यहाँ पे ए से शो किए हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया कहीं पे भी हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
जैसे कि सपोज मान लीजिए कि इस बोर्ड पे ये एक स्मॉल एरिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना, एरिया सबको निकालना आता है। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस एरिया के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, लंबवत है इस एरिया के। तो एरिया यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि देखें कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यदि हम देखें कि जो करंट है, क्या करंट भी वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, करंट स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर हम दो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस पे जो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है वो है 4 न्यूटन, और दूसरा फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगता है वो है यहाँ पे 3 न्यूटन। तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमको यहाँ पे मिलेगा 5 न्यूटन। दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है, रिजल्टेंट वो 5 न्यूटन होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये 5 न्यूटन जो है ये इन दोनों वेक्टर 3 और 4 का वेक्टर एडिशन है, रिजल्टेंट है। लेकिन यदि हम देखें कि यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब एक कंडक्टर यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है और दूसरा 4 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है। ये दोनों कंडक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट होगी वो रिजल्टेंट करंट क्या 5 एम्पियर होगी? तो आंसर है नहीं। तो ये जो रिजल्टेंट करंट होगी वो 3 + 4 7 एम्पियर होगी। तो करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है, यानी वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, वेक्टर योग और घटने को फॉलो नहीं करती है, उनका अनुसरण नहीं करती है। इसलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। लेकिन जब हम ओम्स के नियम का वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो हमको वेक्टर क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। तो हमको करंट का एक ऐसा फॉर्म लेना होगा जो काम तो करंट का करेगी लेकिन वेक्टर क्वांटिटी भी होगी, तो वो होता है करंट डेंसिटी। तो यदि यहाँ पे देखें कि जो करंट डेंसिटी है ये वर्क तो करंट का ही करेगी, ठीक है, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो करंट डेंसिटी है, इस करंट डेंसिटी को यहाँ पे J से शो करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? तो ये होती है करंट पर यूनिट एरिया की प्रति इकाई एरिया पे, इस कंडक्टर के प्रति इकाई क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितनी करंट यहाँ पे फ्लो होती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी J, और ये करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर फ्लो होने वाली करंट। अब यदि हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब कंडक्टर को अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर में यहाँ पे करंट फ्लो होती है। तो वो जो करंट यहाँ पे फ्लो होती है ये इस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, इस कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी है उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा डायरेक्शन होगा? तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, इन तीनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी होगी और उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होती है। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि इस रिलेशन में जो करंट है I, इसकी वैल्यू हो जाती है करंट डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब हमने कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इस कंडक्टर के पूरे एरिया पर, पूरे लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली स्टेब्लिश्ड हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। और इस कंडक्टर में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि यहाँ पे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? तो वोल्ट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कंडक्टर के प्रति इकाई लंबाई पर, ये कंडक्टर की L लेंथ है, तो कंडक्टर की प्रति इकाई लंबाई पर जो वोल्टेज होती है वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जो वोल्टेज है V, ये क्या होगी? तो वोल्टेज V होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है, कंडक्टर के पूरी लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लेंथ की वैल्यू चेंज होती जाएगी कंडक्टर की, तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये देखें बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है, इस पॉइंट पर वोल्टेज ज़्यादा होगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज किस पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है। तो हमको यहाँ पे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती हैं। अब इन वेक्टर क्वांटिटी का यूज हम करेंगे ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो ओम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म है। अब स्केलर फॉर्म में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस वोल्टेज की वैल्यू का वेक्टर फॉर्म फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, करंट के लिए वेक्टर फॉर्म के लिए, ठीक है, डेंसिटी इनटू एरिया, और रेजिस्टेंस का फार्मूला सबको पता है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। तो यदि यहाँ पे देखें कि कंडक्टर की लेंथ कैंसिल हो जाएगी, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हो गई यहाँ पे करंट डेंसिटी इनटू रो। और इसके पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, जो कंडक्टर है उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, और ये रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। तो रो जो है वो क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टर की कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं यहाँ पे। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो डेंसिटी इनटू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है। तो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो हमको क्या बताता है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पूरे में ये याद रखना है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में यदि आपको पूछता है कि ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में सिग्मा क्या शो करता है, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी को, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो है जे वो करंट डेंसिटी को शो करता है। और इसका यूज क्यों करते हैं, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो यदि यहाँ पे देखें कि कंडक्टर के जे क्या है, करंट डेंसिटी है, तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी उस करंट डेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, इन दोनों के गुणनफल के इक्वल होती है, ठीक है। तो समझ में आया सबको कि इस फार्मूले के द्वारा हम कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे ओम्स लॉ की वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स के नियम की वैधता। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखेंगे हम वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की वैधता। तो ओम के नियम में हमने देखा था कि जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, तो उस कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उस कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप और उसकी करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जिसको उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वाकई में क्या ये एक कांस्टेंट होता है, इसको यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वोल्टेज और करंट का, क्या वाकई में एक कांस्टेंट होता है, क्या ये वाकई में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इसी को यहाँ पे देखेंगे और उसी के द्वारा हम पता करेंगे कि ओम का नियम वैध है या अवैध है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो पुराने वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। यदि कंडक्टर में हम देखें कि इस कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिव एटम्स होते हैं और लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ड्रिफ्ट करते हैं यानी बहते हैं, तो उस समय ये पॉजिटिव एटम से आके स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं।
तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बह रहे हैं, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी को ही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और उस समय वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी ही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको VD से शो करते हैं और ये डिपेंड करती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कंडक्टर में अभी हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ठीक है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत श्रांति काल उसको बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के बीच का जो समय होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, लेकिन उनकी एवरेज वैल्यू ली जाती है जिसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, कि कंडक्टर के प्रति इकाई लंबाई पर वोल्टेज की वैल्यू। एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो करंट होती है कंडक्टर में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो इक्वेशन हमने वहाँ पे देखा था कि ये होता है n का मतलब है कि इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका एक आयतन यदि लें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो होता है स्मॉल n। एलिमेंट्री चार्ज है ये E 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर, तो ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम पढ़े थे कि जो कंडक्टर में करंट होती है वो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इतने एम्पेयर की करंट उसमें फ्लो होती है। अब इस इक्वेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यदि पुट करते हैं, रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के द्वारा हमको निकालना है वोल्टेज और करंट का रेशियो। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे ml/n इंटू स्क्वायर A इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यदि हम देखें किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, कोई भी यदि एक कंडक्टर ले लेते हैं तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के पीस के लिए, टुकड़े के लिए उसकी लंबाई कांस्टेंट रहेगी। N जो है यहाँ पे इसके अंदर में पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये निर्भर करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, दूसरा यदि अपन देखें यहाँ पे कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर है ये भी कांस्टेंट होता है, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ओम्स के लॉ में यदि हम देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम पे ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ई यानी कि एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं और ये दोनों डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी भी एक पर्टिकुलर एक निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित कंडक्टर में कांस्टेंट रखेंगे यदि टेम्परेचर को, तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और किसी भी एक कंडक्टर में यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी वहाँ पे, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट ही क्या कहलाएगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये ओम्स के लॉ को वैलिड करता है, उसको सिद्ध करता है कि ओम्स ने जो बताया कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे चेंज हो सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर को यदि चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा। तो इसी रिलेशन को वहाँ पे यूज़ करते हैं और यूज़ करके देखते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ में जो रिलेशन हमको प्राप्त हुआ था कि वोल्टेज और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में यहाँ पे इसको यदि कंपेयर करते हैं किससे, रेजिस्टेंस के इक्वेशन से, तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमने देखा था R इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो ये L/A, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू शो करती है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को, यानी जिस भी मटेरियल का कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी को। तो जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी मास पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन का मास ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। दूसरा डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, तो ये भी कांस्टेंट होता है। ये दोनों वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है या किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है यहाँ पे कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो यदि टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। तो हमने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर के लिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। ठीक है, जो कंडक्टर की डायमेंशन यानी उसकी लंबाई या क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा निर्भर करता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन की दो कॉलिजन, दो टक्कर के बीच का औसत समय, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो भी टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट होता है। यदि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम उनका कम हो जाता है। तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं उन कंडक्टर मटेरियल में हमने देखा था उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिव एटम्स होते हैं और लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कंडक्टर के टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे, उनकी संख्या में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इसकी वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो समझ में आया कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और उसके कारण रेजिस्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसके जस्ट अपोजिट होता है। यदि सेमीकंडक्टर में हम देखें कि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। लेकिन हम देखें कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा चेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, वो ज़्यादा होती है रिलैक्सेशन टाइम के घटने की तुलना में।
तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। इसी तरह इंसुलेटर में देखें कि जो इंसुलेटर होती हैं जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, ठीक है। बहुत तेजी से उसकी रेजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये यहाँ पे हमको बताता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी में किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। ओके।